हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जितना भी हमने कर लिया उसको आपने पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे अच्छे से और उसका रिवीजन भी कर किया होगा। तो अब उसी चैप्टर के लास्ट में हम हैं तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं या जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, ठीक है, और कुछ वो भी देखेंगे जो डायरेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा जैसा पहला की क्वेश्चन है कि डिड्यूस द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। अब ये बताने की जरूरत ना पड़े कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है, क्योंकि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल यूनिट, फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल यूनिट्स सब बात करी थी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अब ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सारी वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो समझने में थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट पार्ट है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हो, वही टर्म है ये। इसकी हमें डायमेंशन चाहिए होगी, ठीक। तो 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है, जिसको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कहते हो। तो क्या था वो, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², यही था, ठीक है। वही फॉर्मूला हमने भी यूज करना है। तो यहां से क्या किया हमने, G की वैल्यू निकाली, ठीक। कैसे निकाली, अब अगर आप राइट साइड में देखो तो जो r² है वो अपॉन में है, तो उसको लेफ्ट साइड में भेजोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा FR²। m1 m2 G के साथ मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड भेजोगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो G इक्वल टू क्या आ गया, FR² अपॉन m1 m2, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इन्हीं की डायमेंशन पुट कर देना है, कैलकुलेट कर लेना, खत्म बात। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाती है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ma, ठीक है। m का तो m ही होता है और a का क्या होता है, a मीन एक्सीलरेशन, lt-2, ठीक है। और r² मीन r इज डिस्टेंस, तो r के क्या हो जाएगा, l², क्योंकि दो डिस्टेंस हो गई ना, लेंथ हो गई, डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गई, दो लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे हम, l इंटू एल, तो वो हो जाएगा l²। अपॉन में है m1 m2, तो m के लिए m इज मास, मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल M, ठीक है। वो जो स्क्रीन में दिख रहा है आपको स्मॉल m है, लेकिन वो एक्चुअल में कैपिटल M है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर दो बार कैपिटल M हो जाएगा, तो मीनिंग m², ठीक है। तो एक ऊपर m है, एक और दो नीचे m है, तो एक से कट गया, ठीक। जब उसको ऊपर भेजेंगे हम तो वो पावर -1 आ जाएगा, क्लियर है तक, ठीक है। ऊपर एक जगह L1 है और एक जगह L2 है, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर साइड हो जाती है। इस बेस पे L की पावर कितनी हो गई, 3, ठीक है। और T है, T की पावर -2 ही है, क्योंकि और कहीं तो T है ही नहीं, इस वजह से वो वही रहेगा। तो फाइनल रिजल्ट जो बना, डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट इज m-1 L3T-2, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो फोर्स की डायमेंशन जो है वो अभी ऊपर ही लिखी थी, mLT-2। अगर नहीं याद आपको कोई बात नहीं, अलग से साइड में कहीं निकाल लेना, फिर पुट कर लेना, क्योंकि देखो डायमेंशन जो है इतनी सारी है कि हम सबको याद तो नहीं कर सकते, और अगर हम याद करने की कोशिश भी करेंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी पावर 3 था, किसकी पावर 2 था, किसकी पावर क्या था, ठीक है। तो करना क्या है, हमें कुछ जो बेसिक टर्म है जो काफ़ी टाइम आएंगे उनको याद रख लेना है, ठीक है। याद तो खैर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से बैठ के याद करना पड़ रहा हो। जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप को याद हो जाएंगे, ठीक है। और जो कुछ नई चीज़ दिखेगी उसको हम फाइंड कर लेंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, mLT-2, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ, लेंथ का हो जाएगा L अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम को जब हम ऊपर भेजेंगे, ऊपर तो T की पावर -2 है ही, एक नीचे से जाएगा तो हो जाएगा T⁻³ तो फाइनल रिजल्ट इज mL2T-3, क्लियर है। आगे बढ़े सरफेस टेंशन के लिए, चलो
तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का तो अभी भी लिखा था ml t-2 और l का l ही रखा, मतलब लेंथ का l हो गया। तो l से l तो कट कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या m t-2, यही हमारा आंसर है। क्लियर? ओके। लास्ट इज प्लैंक कांस्टेंट। ये h होता है, ये हो सकता है आपने अभी ना पढ़ा हो, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन का पार्ट था तो लिख दिया मैंने। तो प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की जो डायमेंशन होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है, पहले ये सुन लो, क्वेश्चन ये होता है कि भाई एनर्जी कौन सी हो सकती है, काइनेटिक, पोटेंशियल या कोई और। तो ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, कोई सी भी एनर्जी हो या कोई सा भी वर्क डन हो, कोई सा वर्क डन मतलब सिंपल वर्क डन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई सी भी एनर्जी हो और वर्क डन, इनकी डायमेंशन हमेशा इक्वल होती है, इनकी डायमेंशन हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर एनर्जी लिखा है तो अगर एनर्जी में कंफ्यूज हो तो क्या करो, वर्क डन का डायमेंशन निकालो, वही उठा के पुट कर दो। तो ml2t-2, ये जो ml2t-2 जो डायमेंशन है, यही डायमेंशन वर्क की भी होती है। ठीक है, और t-1 तो है ही फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। जब t को ऊपर भेजोगे तो क्या जाएगा, वो t-1, तो वही है। समझ में आएगी बात? चलो, जब यहाँ से t ऊपर जाएगा तब तो इसकी पावर जो -1 है वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और ऊपर t-2 है ही। तो जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ऐड करके आप सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है तक, और कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा ml2t-1, ये प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन हो जाएगी। क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। मैंने अगर याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी डायमेंशन अगर हम लिख रहे हैं वो हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही होगी, दूसरी क्वांटिटी हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ने बोल दिया है ये फोर्स, लेंथ और टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हमें जो भी डायमेंशन लिखनी होगी वो एफ, एल और टी के टर्म में ही लिखनी होगी। इस केस में ये नहीं एज्यूम करोगे कि एक्चुअल में तो फोर्स फंडामेंटल नहीं होता, लेकिन कोई टेंशन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में तो दे रखा है ना, तो हमारे लिए है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए पता है हमें कि फोर्स जो होगा वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। ठीक है, देन व्हाट वुड बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे जो डी है वो डेंसिटी बता रहा है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? तो मास का क्या होगा? अब बोलोगे मास का तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते थे मास, लेकिन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में मास की तो कोई बात ही नहीं है ना, हमें जो भी डायमेंशन लिखनी है वो एफ, एल और टी के टर्म में ही लिखनी है। इस वजह से हम मास को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते एम। ठीक है, तो हमें मास की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए और एम इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जहां पे आपको एम दिख रहा था डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, वहां पे ये एम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो डी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए वी। क्लियर? तो अब क्या हुआ, जो a था, a इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन टी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैसे तो एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी होता है, ये कहोगे, तो वही बात है, हमने एक वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के समझ लो लिख रखा है। ठीक है, जहां जहां आपको a दिखा वहां पे v एंड t पुट कर दो, हो गया। चलो, तो क्या बन जाएगा ये एफ टी अपॉन डी। डी कौन सा है, ये डिस्टेंस के लिए, ठीक है, वो, और v वेलोसिटी हो गया। अभी भी वेलोसिटी, तो क्वेश्चन ने वेलोसिटी को तो फंडामेंटल नहीं कहा है, इस वजह से हम वेलोसिटी को भी नहीं लिखेंगे, हमें वेलोसिटी को और ब्रेक करना होगा। तो और ब्रेक करते भाई, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वो हमें पुट कर देना जहां वेलोसिटी दिख रही है, खत्म बात। उसके बाद हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा एफ टी स्क्वायर अपॉन एल इंटू एल क्यू। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यू को डायमेंशन के टर्म में चेंज कर देना है, क्योंकि अब खुद ही देखो फोर्स हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो फोर्स फोर्स ही रहेगा, टाइम भी है तो टाइम टाइम ही रहेगा, और लेंथ है तो लेंथ को लेंथ में रखना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा एफ एल माइनस 4t² इज ए डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? होप करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप का आ जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।